नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड माफिया में रविंद्रनाथ और शांति निकेतन सीरीज के आज के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मजे में होंगे। दोस्तों, शांति निकेतन की अपनी एक फुटबॉल टीम हुआ करती थी जो अपराजीय मानी जाती थी। कलकत्ता, जिसे आज कोलकाता के नाम से हम सभी जानते हैं, उसके विभिन्न कॉलेजों से कई फुटबॉल टीम्स शांति निकेतन आया करती थी, लेकिन शांति निकेतन की फुटबॉल टीम से उन्हें ज्यादातर हार का ही मुंह देखना पड़ता था। एक दफा शांति निकेतन की टीम ने अपने अपोजिट टीम को 8 गोलों से हरा दिया और जब ट्रॉफी लेकर विजेता टीम उछल कूद करती हुई गुरुदेव के पास उन्हें ट्रॉफी दिखाने के लिए पहुंची तो गुरुदेव ने मजाक करते हुए कहा, ये ठीक नहीं किया तुम लोगों ने। 8 गोल से हराना तो भाई बहुत बुरी बात है, और फिर आखिर कर्टसी नाम की भी तो कोई चीज होती है। दोस्तों, जैसे जैसे विश्व भारती का विस्तार होता गया, बंगाल से बाहर और भारत से बाहर रहने वाले बहुत सारे विद्वान टीचर्स यहाँ आए। पियर्सन एंड्रूज उनमें से एक थे। रविंद्रनाथ के आमंत्रण पर चीन से तान युन शान ने भी इस शांति निकेतन को आकर ज्वाइन किया और शांति निकेतन में उन्होंने चाइना भवन की स्थापना भी की। उनकी बड़ी बेटी तान ओयन शान ने बांग्ला भाषा मास्टर्स डिग्री फर्स्ट क्लास फर्स्ट के साथ हासिल की थी। उनकी छोटी बेटी चमेली, जिसका नाम खुद रविंद्रनाथ ने रखा था, उसका जन्म तो शांति निकेतन में ही हुआ था। दोस्तों, बम्बई के रहने वाले पारसी प्रोफेसर HP मॉरिस भी ऐसे ही विद्वान टीचर्स में से एक थे। वो बड़े ही सीधे साधे इंसान थे। बांग्ला सीखने का उन्हें बेहद शौक भी था और बांग्ला भाषा में जब भी कोई नई चीजें पता चलती वो उसे अपनी डायरी में लिख लिया करते और मौका मिलते ही उसका इस्तेमाल करने से चूकते भी नहीं थे। एक दिन क्या हुआ, प्रमथनाथ विशी जी से मॉरिस जब मिले तो छूटते ही खुशी से चिल्लाकर बोले, अरे बेटा भूत। अब विशी जी तो बड़े ही अचंभित हुए। उन्होंने पूछा कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। तब मॉरिस ने कहा कि भाई क्या दिक्कत है, यह तो प्यार से पुकारने का एक जेस्चर है और फिर इसे तो मैंने गुरुदेव की कविता पुरातन भृत्य से सीखा है। मॉरिस साहब तो मानने को ही नहीं तैयार थे कि उनका भाषाई प्रयोग बिल्कुल गलत था। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो क्या गुरुदेव बांग्ला भाषा में फेल हो गए थे। मॉरिस साहब ने एक बार प्रमनाथ विशी जी से कहा, आपको पता है गुरुदेव ने शक्कर यानी चीनी पर एक गाना लिखा है। अब विशी जी को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्हें ताज्जुब में देखकर मॉरिस ने कहा, क्यों, आपने नहीं सुना वो गाना? आमी चीनी गो चीनी तो मारे ओ गो विदेशीनी। फिर आगे समझाते हुए उन्होंने कहा कि जिस समय समुंदर पार कर शक्कर मंगवाई जाती थी ना, ये गाना उसी समय कंपोज किया गया था और ये गाना वाकई बहुत मीठा है। विशी जी ने उनसे पूछा कि ये कहानी उन्होंने कहाँ से सुनी। मॉरिस ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, गुरुदेव से। और कहाँ से? अब तो विशी जी कहते भी तो क्या कहते, उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। दोस्तों, शांति निकेतन इस तरह की हजारों मजेदार घटनाओं का केंद्र था। बड़े ही मजेदार लोग यहाँ पर रहा करते थे और इन्हीं में से एक थे शांति निकेतन के किचन के रसोइये महाराज। नाम था उस्ताद, डाकुओं का एक्स लीडर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लंबा सा कद, छरेरा बदन, क्लीन शेव्ड, सफेद बाल और रंग काफी सांवला, काफी रिजर्व रहने वाला इंसान। तलवार लाठी चलाने में बेहद माहिर। डाका डालने के बाद फौरन गायब हो जाता और फिर वापस घर लौटकर चैन की नींद सोता था। अब अगर आप इस बात को जानने के लिए बेचैन हो रहे हैं कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस प्रकार एक डाकू काम कर सकता है, तो इसके लिए तो भाई आपको समय में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आप में से बहुतों को इसके पीछे की कहानी मालूम हो, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें बार बार सुना जाना बेहद दिलचस्प लगता है। यह बीरभूम जिले का एक बड़ा सा वीरान इलाका था। यह इलाका जमींदारों की प्रॉपर्टी हुआ करता था। यह जमींदार परिवार महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का बहुत बड़ा भक्त था। इसी परिवार के श्रीकंठ सिंह भी महर्षि के बहुत बड़े भक्त थे और इनके बारे में हमें जीवन स्मृति नाम की किताब से जानकारी मिलती है। खैर, एक दिन महर्षि पश्चिम से लौटते वक्त आमदपुर स्टेशन पर उतरकर बोलपुर से रायपुर जा रहे थे। ये वो रास्ता था जो उस वीरान मैदान से होकर गुजरता था। उस विशाल मैदान के किनारे 2 छत्तिम के पेड़ थे। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था और इस सन्नाटे को महर्षि बहुत पसंद करते थे। महर्षि थे भी प्रकृति प्रेमी और ऋषि स्वभाव के। उन्होंने वहां बैठकर मेडिटेशन करने को सोचा
और बाद में उन्होंने उस जमीन को राय परिवार से खरीदा भी और उस छत्तीम के पेड़ के नीचे वो ध्यान लगाया करते थे। दोस्तों वो मैदान सुनसान तो था लेकिन बिल्कुल ही वीरान था ऐसा भी नहीं था। उस मैदान के दाहिनी तरफ एक तालाब था और उसी तालाब के बगल में एक गांव था जिसका नाम था भुवन डांगा। भुवन डांगा दोस्तों डाकुओं का बसेरा हुआ करता था और वहां सुनसान मैदान में उनके बैठने की एक जगह भी बन गई थी। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि के प्रभाव से उन सभी डकैतों ने अपना डकैती वाला पेशा छोड़ दिया था और खेती करनी शुरू की। और उन्हीं डाकुओं में से एक था शांति निकेतन का वो रसोइया जिसका जिक्र अभी हमने कुछ देर पहले आपसे किया था। तो उन छत्तीम पेड़ों की पूर्व दिशा में एक 2 मंजिला मकान बनाया गया। यही 2 मंजिला मकान शांति निकेतन का सबसे पहला और पुराना मकान था। महर्षि ने इसका नाम रखा शांति निकेतन भवन। दोस्तों इन बातों को सुनते समय आप ये मत भूल जाइएगा कि हम आपको पुराने समय के शांति निकेतन की सैर करा रहे हैं और ये आपको आज के शांति निकेतन से मेल खाता हुआ बिल्कुल ही नहीं लगेगा। अगर हम इस पुराने 2 मंजिला मकान को सेंटर मानते हैं तो जरा आगे की तरफ देखिए। इसके उत्तर दिशा में लाल कंकर और मिट्टी की बनी सड़क दिख रही है ना आपको। अब जरा रास्ते के दोनों तरफ देखिए, आपको एक कतार में आंवले का पेड़ दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं हम भी इन आंवले के पेड़ों के साथ और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, रुक भी जाइए हुजूर, कहाँ चले जा रहे हैं? आंवले के पेड़ की पंक्तियां तो यहाँ खत्म हो गईं। जरा आगे देखिए, एक बड़ा सा गेट दिख रहा है ना आपको। उस बड़ी सी गेट में कभी भी दरवाजा नहीं लगाया गया था, हमेशा यूं ही खुला रहता था। आइए अब जरा हम अंदर की तरफ चलते हैं। पूरब दिशा की तरफ देखिए, वही है प्रार्थना मंदिर। इस मंदिर का फर्श मार्बल का बना हुआ है और दोस्तों छत पर क्ले टाइल्स का प्रयोग किया गया है। यह मंदिर जो है ना वो चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर के पूरब दिशा में आपको एक आधा खुदा हुआ तालाब दिखेगा। दरअसल दोस्तों बीरभूम की मिट्टी रेतीली होती है, सूखी जमीन है यहाँ की और वाटर लेवल भी काफी लो है और इसी वजह से पानी भी आसानी से नहीं मिलता। उस तालाब की निकली हुई मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर एक किनारे पर पड़ा है और अब तो उस पर बड़े बड़े पेड़ भी निकल आए हैं। देखिए ये एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, उसी के नीचे पूरब की तरफ एक आसन है मेडिटेशन करने के लिए। महर्षि वहाँ सुबह सवेरे ध्यान करने जाया करते थे। छत्तीम पेड़ के नीचे ढलते हुए सूरज की दिशा में मेडिटेशन करने के लिए एक और आसन बनाया गया है। अब अगर आप दक्षिणी दिशा की ओर देखेंगे ना तो आपको एक और लाल कंकर और मिट्टी का रास्ता दिखेगा। रास्ते की तरफ देखिए, दोनों तरफ आम के बागीचे हैं। इस रास्ते के अंत में एक और बड़े से खुले हुए गेट की ओर जरा ध्यान से देखिए। उस गेट की मार्बल की दीवार पर ब्रह्मो धर्म के मेन थॉट्स को लिखा गया है और इसके विपरीत दिशा में जरा देखिए तो एक और लाल रास्ता दिख रहा है ना, उसकी दक्षिणी दिशा में शाल वृक्षों की एक कतार आपको दिखाई देगी और उन्हीं शाल वृक्षों के नीचे एक स्टूडेंट हॉस्टल है। दोस्तों यही रास्ता सीधा बोलपुर सिवड़ी हाईवे पर जाकर मिलता है। क्या आपने आंवला, आम और बहुत सारे पेड़ों के बीच एक छोटे से पक्के मकान यानी सीमेंटेड हाउस को नोटिस किया? रविंद्रनाथ ने उस मकान को अपने परिवार के साथ रहने के लिए बनाया था। आश्रम में रहने वालों के लिए एक अस्पताल की भी व्यवस्था थी। शाम ढलते ही आपको वहाँ लालटेन जलती हुई मिल जाएगी क्योंकि आज भी वहाँ बिजली नहीं पहुँची है। चलिए वापस लौटते हैं अपनी कहानी पर। आप पाएंगे कि रविंद्रनाथ और शांति निकेतन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि रविंद्रनाथ एंड शांति निकेतन बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। शांति निकेतन की हवा, पेड़ के पत्ते, लाल कंकर से बना रास्ता, सब कुछ बिल्कुल हार्मोनाइज्ड है। इन चीजों को महसूस किए बगैर रविंद्रनाथ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। शांति निकेतन की ढेर सारी खूबियों में दोस्तों एक है यहाँ के मकान और हर मकान के बनने के पीछे एक अलग ही कहानी है। आप अगर रविंद्रनाथ और शांति निकेतन को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इन मकानों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि शांति निकेतन का सबसे पहला मकान
सन 1864 में महर्षि ने बनाया था और इसका नाम रखा था शांति निकेतन भवन। दोस्तों, शुरुआत में तो यह एक मंजिला मकान था, लेकिन बाद में इसे 2 मंजिला बनाया गया और इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर महर्षि मेडिटेशन किया करते थे। सन 1821 में आश्रम की सीमा से बाहर रविंद्रनाथ ने एक दूसरा मकान बनाया। यह मकान मिट्टी का बना हुआ था। मिट्टी के इस मकान की छत पुआल से बनी थी और फर्श मिट्टी और लाल कंकर से बना था, लेकिन हाँ, बाथरूम ईंट और सीमेंट से बनाया गया था। गुरुदेव ने इस घर को उत्तरायण नाम दिया। रविंद्रनाथ यहाँ अपनी पत्नी मृणालिनी देवी के साथ रहा करते थे। बाद में इस मकान को मिट्टी की जगह ईंटों से बना दिया गया और आज इसे कोणार्क के नाम से जाना जाता है। बाद में उत्तरायण मकान के एरिया में और भी कुछ मकान बने, जिन्हें उदयन, श्यामोली, पुनाश्चो और उदिची नाम दिया गया। आपको हमने पहले ही बताया कि इन सभी मकानों को विशेष कारणों से बनाया गया था। पहला मकान है उदयन। आर्किटेक्ट श्री सुरेंद्र नाथ कर रविंद्रनाथ के साथ जावा गए थे और उन्होंने उदयन में जावा की ही स्थापत्य कला का उपयोग किया। दोस्तों, रविंद्रनाथ के बेटे रतीन्द्रनाथ इसके इंचार्ज थे और उदयन के इंटीरियर वर्क को जापानी आर्टिस्ट कोनोसान ने डिजाइन किया था। उदयन के दक्षिण मुखी कमरे यानी साउथ फेसिंग रूम का नाम है जापानी घर। इसके बाद बना श्यामोली। इस मकान को बनाने के पीछे रविंद्रनाथ की कुछ और ही योजना थी। सन 1934 में कला भवन के कलाकारों ने मिट्टी और पुआल से एक टेम्पोररी चैत्य बनाया था। दोस्तों, ये इतना मजबूत था कि इसे आंधी पानी से कोई नुकसान भी नहीं हुआ। इससे रविंद्रनाथ को इसी तरह के मकान गरीबों के लिए बनवाने का आइडिया आया और खासकर इसके मिट्टी की छत उन्हें बेहद पसंद थी। लेकिन एक बार ये छत टूट गई थी, जिसकी बाद में मरम्मत की गई। आपको शायद न मालूम हो या हो सकता है मालूम भी हो कि महात्मा गांधी और कस्तूरीबाई एक बार यहाँ पर रुके थे। इसके बाद गुरुदेव के कवि मन में खुले आसमान के नीचे बैठकर आसमान को देखते हुए लिखने की इच्छा जगी। इसके लिए एक दूसरे घर सेंट ज्योति का निर्माण किया गया, जिसमें छत नहीं थी। बाद में इसका नाम रखा गया पुनश्चो। इसके बाद गुरुदेव के कवि मन ने मिट्टी के करीब रहना चाहा और इस तरह से बना कोणार्क। इस मकान के ठीक सामने एक शिमुल का पेड़ है। अरे हाँ, एक और मजेदार बात, तब से लेकर आज तक उस शिमुल के पेड़ पर मधुमक्खियां अपने शहद का छत्ता लगाती आ रही हैं। उत्तरायण का अंतिम मकान है उदिची। यहाँ पर गुरुदेव अपनी पत्नी के साथ ठहरे थे। रविंद्रनाथ ने हमेशा ही नई चीजों को खुले दिल से स्वीकार किया। एक नई शिक्षा व्यवस्था शुरू करने के ख्याल से उन्होंने अपने पिता यानी महर्षि देवेंद्रनाथ के पास एक स्कूल खोलने का प्रपोजल रखा। उनके पिता ने बड़ी ही खुशी के साथ रविंद्रनाथ के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। हम जहाँ रुक गए थे, चलिए वहीं वापस चलते हैं। जिस समय की बात हो रही थी, तब शांति निकेतन में बिजली नहीं हुआ करती थी। आश्रम में रोबी नाम का एक नौकर था। उसकी खूबी यह थी कि वो लैंप के टूटे हुए शीशे को कागज और गोंद से चिपकाकर जोड़ देता था। उसका काम था शाम ढलते ही सभी कमरों में लालटेन पहुंचाना। एक दिन शाम को कोई लड़का उसे चिल्लाकर बुला रहा था। उसी समय रविंद्रनाथ भी वहां से गुजर रहे थे। रविंद्रनाथ दिल से बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान थे और फिर ऐसा मौका भला वो कहाँ छोड़ने वाले थे। नौकर रोबी की जगह उन्होंने जवाब दिया। अब तो वो लड़का जो रोबी को बुला रहा था शर्म के मारे वहां से भाग गया। तो दोस्तों, अब आज इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। हमारी आपकी मुलाकात रविंद्रनाथ और शांति निकेतन के नेक्स्ट एपिसोड में एक बार फिर होगी और हम आपके लिए रविंद्रनाथ और शांति निकेतन के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, इस सूचना को भी जरा सुनते चलिए। दोस्तों, हम अपने बांग्ला ऑडियंस के लिए ऑडियो ड्रामा, फूड एंड ट्रैवल, कुकरी शो, फिल्म एंड म्यूजिक अपडेट्स, बच्चों की कहानियां और क्विज प्रोग्राम्स, टॉक शो, वोकल म्यूजिक और इलोक्यूशन जैसे मस्ती भरे प्रोग्राम्स को लेकर आ रहे हैं एक और नए चैनल जश्न मनाओ के साथ। इस वीडियो में आपके लिए लिंक दिया जा रहा है। हमें बेहद खुशी हो रही है कि आपने हमारे चैनल अनटोल्ड माफिया को इतना सारा प्यार दिया और उम्मीद करते हैं कि आपका ऐसा ही प्यार और स्नेह हमारे नए चैनल जश्न मनाओ को भी मिलता रहेगा। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।